अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ मुल्क के 24वें वजीर आजम मुंतखब होने के बाद ओहदे का हल्फ उठा चुके हैं। वाने सदर में मुनक्किदा हल्फ बर्दारी की तकरीब में सदर मुमलिकत ने 9 मुंतखब वजीर आजम से हल्फ लिया। वजीर आजम हाउस में निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर के साथ वो रुखसत हुए। शहबाज शरीफ के वजीर आजम मुंतखब होने पर आलमी रहनुमाओं की तरफ से मुबारकबादों का सिलसिला शुरू हो चुका है। अमरीका, चाइना, ईरान, टर्की की जानिब से उन्हें वजारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी गई है। दूसरी अहम खबर इलेक्शन कमीशन से मुतालिक है। आज जहां मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल यानी PTI की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है और बज़ाहिर अब नज़र ये आ रहा है कि तहरीक इंसाफ के आज़ाद अरकान को मखसूस नशिस्तों के उसूल के लिए सियासी जमात में शमूलियत का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन आखिरी फैसला सुप्रीम कोर्ट से आएगा। अब शहबाज शरीफ ने वजारत उज़्मा का मनसब तो संभाल लिया है, लेकिन एक जो तगड़ी ओपोजिशन के साथ हुकूमत चलाना यकीनन एक बड़ा चैलेंज होगा। हुक्मरान जमात की मुश्किलात का अंदाज़ा कौमी असम्बली के इजलास की कार्रवाई से भी लगाया जा सकता है, जहां आज भी ईवान में जो है वो हंगामा खेजी जारी रही। तहरीक इंसाफ की क़यादत ने हुकूमती बेंचों पर तनकीद की, तो जवाब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी और हुकूमत के इत्तेहादी बिलों ने मीसाक मफामत के साथ आगे बढ़ने का मशवरा दिया। आपको याद दिलाते चलें कि यही तजवीज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी अपनी पहली तकरीर में दी थी। न सिर्फ आज फिर मिसाक मईशत का अदा करता हूँ, इसके साथ मिसाक मुफाहमत की भी मैं उनको दावत देता हूँ। आए मिल बैठे मिलकर हम पाकिस्तान की किस्मत संवारें, मिलकर इन चैलेंजेस का जो मैंने आपके सामने जिसका जिक्र किया है इनको उठाएं। वज़ीर आज़म साहब ने ये ऑफर किया कि हम एक चार्टर ऑफ नेशनल रिकन्सिलिएशन पे काम करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी ये तजवीज़ दी, हम इसको ना सिर्फ इंडोर्स करते हैं मगर जो हमारे ऑपोजिशन के दोस्त हैं उनसे भी अपील करते हैं कि इस प्रोसेस में हिस्सा ले। लेकिन मौजूदा हालात में मुल्क को दरपेश चैलेंजेस में आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता यकीनी तौर पर मिसाक मफाहमत ही है। और आज लाइव विद आदिल शाहजेब का बड़ा सवाल यही होगा कि क्या मिसाक मफाहमत मुमकिन भी है, खुसूसन एक ऐसे वक्त में मफाहमत की बात की जा रही है हुकूमत की जानिब से जब उमर अयूब, महमूद खान अचकज़ई और सरदार अख्तर मैंगल जैसे जो अपोजिशन के रहनुमा हैं उनकी PTV पर तकारीर नशर करने पर पाबंदी हो और महमूद खान अचकज़ई और अपोजिशन अरकान जो हैं लीडरान खुसूसन उनके घरों पर छापे पड़ रहे हों। तो सवाल यही उठता है कि मिसाक मफाहमत होगा कैसे। जब वो जमीन पे खड़ा होकर यहाँ पे तकरीर कर सकता था तो वो उतना ही वजारत उज़्मा का कैंडिडेट था जितना कि मैं नाचीज था। उसकी स्पीच लाइव दिखाई गई और मेरी स्पीच बार इंटरप्ट की गई। उसके खिलाफ जनाब स्पीकर मैं प्रिविलेज मोशन मूव कर रहा हूँ। कायदे इस इख्तिलाफ एहतजाज कर रहा है कि उसकी स्पीच जो है वो PTV पे नहीं दिखाया गया। अब ये जो रवायत खान साहब ने डाला था, मेरा ख्याल में इस रवायत को हमें बरकरार नहीं रखना चाहिए और इस हाउस के मेंबरान की तकरीर को जरूर लाइव चलना चाहिए। आज सुबह मुझे पता चला कि शायद एक रेड हुआ है एक अचकज़ई साहब के घर पे। मैं ना सिर्फ उसका मज़ाहमत करता हूँ, मैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब या अगर ये बलोचिस्तान में हुआ है तो चीफ मिनिस्टर बुख्ती साहब का से अपील करूंगा कि वो एक्शन ले। आपको याद दिलाते चलें कि महमूद खान अचकज़ई जो हैं वो आसिफ अली ज़रदारी के मुकाबले में सदारती इलेक्शन में उम्मीदवार हैं तहरीक इंसाफ के। नाज़रीन माजी करीब पर नज़र डालें तो PDM के दौरे हुकूमत में शहबाज शरीफ बतौर वज़ीर आज़म फैसला साजी में बाख्तियार नहीं थे, जिसकी एक बड़ी वजह 11 जमाती इत्तेहाद था और किसी भी फैसले से पहले उन्हें तमाम जमातों की हाँ और ना का ख्याल रखना पड़ता था। लेकिन अब भी सूरत हाल शायद ज़्यादा मुख्तलिफ दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि आम इंतखाबात में बिखरा हुआ मैंडेट मिलने के बाद कोई भी जमात तना हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं थी। इसीलिए नून लीग को भी पीपल्स पार्टी और MQM को एक मुआहदे के तहत इत्तेहादी बनाना पड़ा। लेकिन वजारत उज़्मा का ये 5 साला सफ़र चैलेंजेस से भरपूर होगा, जहां हुकूमत को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल यानी तहरीक इंसाफ, मौलाना फजलुर रहमान, महमूद खान अचकज़ई और सरदार अख्तर मैंगल की शक्ल में एक मजबूत अपोजिशन का सामना होगा मरकज़ में। इसी तरह शहबाज शरीफ को बतौर वज़ीर आज़म जो है वो PDM की निस्बत अपनी दूसरी टर्म को बेहतर बनाने के लिए काबीना में भी ऐसे चेहरों का इंतखाब करना होगा जो सियासत से ज़्यादा कारकर्दगी पर तवज्जो दें, क्योंकि मुल्क को माशी चैलेंजेस ने इस वक्त घेर रखा है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म के इंतखाब के बाद अगला
मरला सदारती इंतखाबात का पहुंच रहा है, जिसका शेड्यूल इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी किया जा चुका है। सदारती उम्मीदवारों के तौर पर पीपल्स पार्टी और नून लीग समेत इत्तेहादी जमातों के मुश्तरका उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी मजबूत तरीन फिलहाल उम्मीदवार हैं, क्योंकि उन्हें अपने मुखालिफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई पर फिलहाल तकरीबन मजमूई तौर पर 200 वोटों की सबकत हासिल है। जांच पड़ताल के बाद आसिफ जरदारी और महमूद अचकजई के कागजात जो हैं नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। उम्मीदवारों के पास कल दोपहर 12 बजे तक कागजात वापस लेने का ऑप्शन मौजूद है, जिसके बाद दोपहर 1 बजे उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी जाएगी और शेड्यूल के मुताबिक सदारती इंतखाबात के लिए पोलिंग पार्लियामेंट हाउस और चारों सूबाई असम्बलियों में 9 मार्च को होगी। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर सलवी वाला साहब। मांडवी वाला साहब, आज आपके चेयरमैन बिलावल साहब ने तकरीर की कौमी असम्बली में, और जो शहबाज शरीफ ने मिसाकी मफामत की बात की थी, तहरीक इंसाफ को दावत दी थी कि आए बैठे मिलकर ये तमाम मामला डिस्कस करें और हल करें। बिलावल भुट्टो ने इसी को एंडोर्स किया, लेकिन ऐसे माहौल में जब 90 लोग डाइस पर खड़े हो जाते हैं, एहतजाज करते हैं और एक ही मुतालबा कर रहे हैं कि हमारा चोरी शुदा मैंडेट वापस किया जाए, पहले वो करें फिर बात करेंगे, तो कैसे ये मफामत आगे बढ़ेगी? सिर्फ मिसाके मफामत की बात करने से मामला तो आगे नहीं बढ़ेंगे। देखिए आदिल साहब, ये तो बड़ा पुराना इशू है। जब पीटीआई की गवर्नमेंट भी होती थी हम तब भी ये बात करते थे। देखिए, ये एक पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है और मईशत पे जब तक आप सियासत करना बंद नहीं करेंगे ना, तब तक हमारी मईशत ठीक नहीं हो सकेगी। तो मैं समझता हूँ ये बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है। जिस तरह हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया है, इसी तरह हमें चार्टर ऑफ इकोनॉमी करना चाहिए और अपने पॉलिटिकल इख्तलाफात को साइड पे रखना चाहिए। वाले साहब, चार्टर ऑफ इकोनॉमी भी है, लेकिन इस वक्त बात तो चार्टर ऑफ रिकंसिलिएशन की हो रही है, जो शहबाज साहब ने और बिलावल साहब ने की, लेकिन इतना टेंस माहौल बन चुका है। आप समझते हैं कि इस माहौल में मफामत हो सकती है और आगे बढ़ा जा सकता है? सियासत में कोई चीज जो है ना, वो ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती। तो हमें हमेशा इसको पॉजिटिव वे में लेके चलना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि ये चीज़ें हो, क्योंकि ये अब पाकिस्तान की देखें बड़ी सीरियस और क्रिटिकल कंडीशन है। और अगर इसमें भी हम अगर इसके ऊपर सियासत की हमने और अपना पर्सनल इंटरेस्ट देखा, पार्टियों का इंटरेस्ट देखा, तो ये पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचा। अच्छा, ये बात बताइएगा कि इसाक डार साहब के बारे में भी बात की जा रही है कि शायद वो फाइनेंस मिनिस्टर हो, पीपल्स पार्टी उन पर मानी है या नहीं, और आप समझते हैं कि IMF के साथ मुज़ाकरात जो हैं वो उसमें इसाक डार साहब एक रोल प्ले कर सकते हैं? क्योंकि हमने तो आगे बढ़ना है, मुश्किल फैसले भी करने हैं और IMF के साथ मामलात जो हैं वो इतने आसान तय करने नहीं होंगे। देखिए, हमने किसी के ऊपर कोई कमेंट नहीं दिया, ना पार्टी ने दिया, ना कोई ऐसी बात है कि इसको रखे या इसको ना रखे गवर्नमेंट। ये तो उनकी मर्जी है, वो जिसको रखना चाहते हैं। मसला ये है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो बड़ी क्रिटिकल हैं, तो उसमें जो भी आदमी को आप अपॉइंट करेंगे या जिसको भी आप रखेंगे, वो ही हैज़ टू हैंडल दोज थिंग्स प्रॉपरली। क्योंकि इस वक्त क्योंकि पाकिस्तान इतने क्रिटिकल जंक्चर पे है कि अगर आप उसको मिसहैंडल किया आपने एट एनी स्टेज, तो इट कैन क्रिएट लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर दिस गवर्नमेंट, दिस न्यू गवर्नमेंट एंड फॉर पाकिस्तान। मांडवी वाले साहब, हम जब मफामत की बात करते हैं ऑप्टिक्स बड़ा काउंट करते हैं। अचकजई साहब ने एक तकरीर की जरदारी साहब के खिलाफ, वो सदारती उम्मीदवार हैं, फिर उनके घर पर रेड हो जाती है, काफ़ी उसकी आज लेफ्ट राइट मजम्मत हुई। बिलावल साहब ने भी आज कहा कि वज़ीर आला बलूचिस्तान इसकी तहकीकात करें। अब जब मफामत हो रही है तो ये चीज़ें तो बंद होनी चाहिए ना। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि इन चीज़ों को कभी पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट किया भी नहीं। आप अगर पीटीआई को भी देखें कि अगर कोई उनके साथ ऐसी चीज़ें हुई हैं तो हमने कभी सपोर्ट नहीं किया। और हमारी वाहिद गवर्नमेंट थी 2008 से लेके 13 तक कि प्रेसिडेंट जरदारी ने सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स रिलीज कर दिए थे। तो हम तो बिलीव ही नहीं करते एज अ पार्टी इस किस्म की एक्टिविटी से, इस किस्म की आई शुड से एक्शन से। हम पीपी कभी नहीं इन चीज़ों को फेवर करती। अच्छा, बिलावल साहब ने एक और बात भी की, जब उमर अयूब की तकरीर पीटीवी पर नहीं दिखाई, उन्होंने कहा ये चीज़ें इमरान खान ने शुरू की थी। चलें ठीक है, उन्होंने अगर की भी थी, लेकिन अब तो नहीं होनी चाहिए ना। आज भी अचकजई साहब और अख्तर मैंगल की तकारीर जो है पीटीवी पर नहीं चली, तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है इस पर तो कोई समझौता नहीं होना चाहिए मांडवी वाला साहब, खुसूसन आपकी जमात की तरफ से।
आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनकी स्पीचेस दिखानी चाहिए थी, और अगर नहीं दिखाई गई तो वो गलत है। तो इन चीजों को देखें, हम तो एज अ पार्टी, जो बिलावल साहब ने आज बातें की हैं नेशनल असेंबली में, वो बिल्कुल सही की हैं। और वो खुद देखें एक बड़े डेमोक्रेटिक लीडर हैं, वो कभी भी इन चीजों को सपोर्ट नहीं करते, और कभी भी हमने विद इन पार्टी भी उनको नहीं देखा कि वो इस किस्म की चीजों को सपोर्ट करें जो अनडेमोक्रेटिक। भारतीय इंतखाबात में जरदारी साहब को फिलहाल तो अचकजई साहब वोट नहीं देंगे, शायद अख्तर मैंगल साहब का भी पता नहीं है, मुश्किल ही देंगे वो। मौलाना साहब बायकॉट का ऐलान कर चुके हैं ऑलरेडी। MQM भी जो है वो पता नहीं वो आपको वोट देगी नहीं देगी। क्या आप लोगों ने सबको रीच आउट किया है, सबको करेंगे? पार्टी पॉलिसी क्या है? नहीं, देखें आदिल साहब हम सबको रीच आउट कर रहे हैं। अच्छा। और जरदारी साहब ने हम सबको टास्क दिया है कि आप सबको रीच आउट करें अपने लेवल पे, और सबसे आप इंगेज करें और उनसे बात करें। और मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, इंडिविजुअली कोई भी मेंबर मुझे नहीं मिला सेनेट में जो कि हमारे एलाइज हैं या जो हमारे साथ हैं, जो कि जरदारी साहब को वोट नहीं देना चाहते इंडिविजुअली। अब उनकी पार्टी लीडरशिप क्या डिसाइड करती है क्या नहीं करती, वो एक सेकेंडरी बात है, बट बाय एंड लार्ज मुझे कोई मेंबर नहीं मिला। और आप सरप्राइज होंगे कि इवन इन PTI देयर आर दे आल्सो हैव दिस कंटेंशन, ऑल्दो उन्होंने अपना कैंडिडेट बनाया है, बट उनके खिलाफ की कोई भी ऐसे कि वो वोट नहीं देना चाहता। PMLN और MQM का जो मुआहदा हुआ, जिसके लिए आईनी तरमीम करनी पड़ेगी कि विफाक जो फंड्स हैं वो डायरेक्टली लोकल बॉडीज जो गवर्नमेंट हैं उनको, मकामी हुकूमतों को देगा। एक तो ये कि क्या पीपल्स पार्टी को इस पर कोई एतराज़ है, खुसूसन सिंध की हद तक, और वो चाह रहे हैं MQM के गवर्नर टिसोरी साहब जो हैं वो कंटिन्यू करें उनके गवर्नर? देखें, ये पार्ट ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस है। ये चीजें तो देखें थ्रू आउट दी गवर्नमेंट चलती रहती हैं, मिनिस्टर आते हैं, मिनिस्टर जाते हैं, गवर्नर्स आते हैं, गवर्नर जाते हैं। तो ये तो उनसे बातचीत हो रही है और चलती रहेगी जब तक कि ये चीजें फाइनल ना हो जाएं। तो मैं नहीं समझता कि वोट एज सच से इसका कोई ताल्लुक है। नहीं, लेकिन MQM के मुताबिक नून लीग मान ले जो दो मैंने आपको कहे बड़े मुतालबात, तो आपको कोई एतराज होगा? नहीं, डेफिनेटली क्यों एतराज होगा। अच्छा, सेनेट की बात की जाए, साबिक निगरान जो प्राइम मिनिस्टर हैं, एक बात चल रही है अनवारुल हक काकड़ शायद पीपल्स पार्टी में शामिल हों सेनेटर बनकर, वो भी आपकी चेयरमैनशिप के उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन आपकी पार्टी ने गिलानी साहब को भी अनाउंस किया हुआ है। क्या ये फैसला चेंज हो सकता है और काकड़ साहब भी पीपल्स पार्टी में अगर आ जाते हैं तो आपके उम्मीदवार बन सकते हैं? देखिए, फिलहाल तो हमारे कैंडिडेट यूसुफ रजा गिलानी है और पार्टी ने ये अनाउंस भी किया हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई, अब जहां तक काकड़ साहब का ताल्लुक है, अब वो अगर पार्टी में आते हैं और कोई पोजीशन चेंज होती है, मगर ये डिसीजन लीडरशिप ही लेगी। सेनेटर सलीम मांडवीवाला साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, ब्रेक के बाद जो सवाल हमने उठाया प्रोग्राम के आगाज में, क्या मफामत मुमकिन है, क्या मिसाके मफामत जो है वही वे फॉरवर्ड है पाकिस्तान के लिए, लेकिन इस वक्त जो हालात हैं क्या सियासी जमातें बैठेंगी? तफसीली गुफ्तगू करेंगे दो सीनियर जर्नलिस्ट और एनालिस्ट, रजा रूमी साहब और मुशर्रफ जैदी साहब हमें ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के आगाज़ में हमने जो बिलावल भुट्टो की आज की स्पीच है और उससे पहले जो नौमुंतखब प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने अपनी जो स्पीच में मिसाके मफामत की बात की, आज बिलावल साहब ने उसे इंडोर्स किया। लेकिन फिर हमने एक सवाल उठाया कि एक ऐसे वक्त में जब आप मफामत की बात कर रहे हैं, हुकूमत और उसकी इत्तेहादी जमातें, लेकिन आप अपोजिशन लीडर्स की जो स्पीचेस हैं वो PTV पर नहीं चल रही। इसी तरह जो सदारती इंतखाबात में आसिफ अली जरदारी साहब के मुखालिफ उम्मीदवार हैं, महमूद खान अचकजई साहब, उनके घर पर रेड हुआ, वो तो आज बिलावल साहब ने स्पीच में उसका जिक्र भी किया और कहा कि जी मैं बलूचिस्तान के CM जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, सरफराज बुख्ती साहब, उन्हें वो कहेंगे कि उनकी वो इन्वेस्टिगेशन करें। लेकिन एक बड़ा सवाल जो हमने उठाया आज वो ये कि क्या इस वक्त मफामत मुमकिन भी है? वो तो बिल्कुल इस पर कंसेंसस है कि इस मुल्क के लिए इस वक्त वे फॉरवर्ड जो है वो मिसाके मफामत ही है, लेकिन उसके लिए क्या स्टेप्स लिए जाएं? क्योंकि गवर्नमेंट ने कह तो दिया है, लेकिन पहला स्टेप तो हुकूमत ही लेगी और शायद अगर चलकर PTI के पास जाना पड़े तो वो भी जाना पड़ेगा। इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। मारूफ कॉलमिस्ट एनालिस्ट जनाब मुशर्रफ जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और
जर्नलिस्ट एनालिस्ट हमें रज़ा रूमी साहब ज्वाइन कर रहे हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मुशर्रफ ज़ैदी साहब, आपने आज ट्वीट की तकरीबन 2 घंटे पहले, मैं वो पढ़ रहा था, 3 पॉइंट्स आपने दिए। आप ये कह रहे हैं कि चार्टर फॉर नेशनल रिकन्सिलिएशन जो है बिल्कुल ज़बरदस्त एक आइडिया तो है, लेकिन उसके लिए कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। एक तो जो पीटीआई के वर्कर्स जेलों में हैं उनको आपको रिलीज़ करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस सीबीडी जो भी हैं वो लेने पड़ेंगे। उसके अलावा जो करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उन पर चूंकि इतने सवालात उठा रहे हैं तो उनको आप चेंज कर दें। तीसरा, आपने कहा कि केपी के जो मामलात हैं उन्हें फाइनेंशियल जो मसले हैं उनके साथ आप एंगेज करें। अब क्या ये आपको लगता है कि मौजूदा गवर्नमेंट इसके लिए तैयार होगी करने के लिए, और अगर ये स्टेप्स ले लिए जाएं तो क्या पीटीआई उसके बाद बैठने के लिए तैयार होगी? पहले ये पीटीआई वाला जो मसला है इसको हल कर देते हैं। अगर हम संजीदा तौर पे बात कर रहे हैं रेकन्सिलिएशन की, तो फिर ये बीच में एक तरह से इसको हम हुज्जत भी कहते हैं, ये हुज्जत बीच में डालना है कि पीटीआई फिर क्या करेगी, वो मैं अभी आपको बता देता हूं। पीटीआई आप कुछ भी कर लें, पीटीआई मफाहमत की उस पर शायद ना आए, ठीक, तो उसको आप साइड पे कर दें। इस वक्त मुल्क की जरूरत क्या है? मफाहमत की जरूरत है। इस वक्त ताकत और कुव्वत और पावर किसके पास है? पीटीआई के पास नहीं है। हाँ। ये दो जो हकायक हैं, इनकी बिना पर जितना भी इनिशिएटिव लेना है वो हुकूमत, एस्टैब्लिशमेंट, पीपीपी, पीएमएल नून, शहबाज शरीफ साहब हमारे नए वजीर आजम हैं, अल्लाह मियाँ उनके लिए जो है इस मुल्क की सेवा करने का जो काम है उसमें अल्लाह मियाँ उनकी जितनी मदद कर सकता है, अल्लाह मियाँ जितनी बरकत डाल सकता है वो डाले, क्योंकि मुल्क के हालात अच्छे नहीं हैं। लेकिन थोड़ा सा काम मोमिन का भी होता है। जब मुश्किल वक्त होती है आपने सिर्फ दुआ नहीं करनी, आपने काम भी करना है। इस वक्त ये जो रेकन्सिलिएशन कह रही है, इसमें काम सारा का सारा जो इसका बर्डन है वो पीएमएल नून, पीपीपी और एस्टैब्लिशमेंट पे फॉल होता है। और जो हम आज देखा मसलन पीटीवी पे, ना सिर्फ पीटीवी बल्कि निजी चैनल भी जब नशर कर रहे थे, तो जैसे ही उन्होंने माइक बिलावल भुट्टो ज़रदारी को दिया, बिलावल साहब ने जो है वो माइक अचकज़ई साहब को दिया। अचकज़ई साहब का जैसे ही उनकी तस्वीर आई तो वो जो है ट्रांसमिशन बदल गई। ये हम एक बहुत बड़ा मुल्क है, अगर हमें ये खौफ है और ये ठीक खौफ होगा कि अचकज़ई साहब गुस्से में हैं और शायद उनका गुस्सा जायज़ हो और शायद नाजायज़ हो, और शायद उनके जो इश्यूज़ हैं वो जायज़ हैं, वो नाजायज़ हैं। लेकिन एक ऐसी पार्टी जिसकी मैक्सिमम 3 सीटें बनती हैं, जिसने कोई पाकिस्तान की तकदीर का जो है ना फॉरवर्ड ना बैकवर्ड उसको लेके जाना है, क्या हम में इतनी बर्दाश्त भी नहीं है कि कोई पाकिस्तानी भाई, मेरा और आपका, बल्कि हमारा बुजुर्ग भाई नहीं, अचकज़ई साहब हमसे बड़े हैं, आप पश्तो में आप मशर कहते हैं इसको, एक बहुत बड़े कुंबे का वो मशर है, सबका नहीं है, मेरा नहीं है, मैं पश्तो नहीं बोलता, मैं उनको सपोर्ट नहीं करता, लेकिन एक इज्जतदार जो है सियासतदान के तौर पे कई साल उसने व्हाई कैंट वी लिसन टू हिम? सो अगर आप सीरियस होते रेकन्सिलिएशन के बारे में तो मेरा ख्याल है कि इस तरह की स्पीचेस से आप घबराते ना, लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी तक हम सीरियस नहीं है। इसीलिए सबसे पहली हुज्जत जो है, जैसे ही मैं कोई बात करता हूं रेकन्सिलिएशन की, देखिए मुझे पता है कि पीटीआई वालों ने तो गालियां ही देनी है अगर मैं बात करता हूं, तो मुझे उससे गर्ज नहीं है। मुल्क की अशद जरूरत है रेकन्सिलिएशन। जो पास्ट में पीएमएल नून, पीपीपी और एस्टैब्लिशमेंट लचक दिखा चुके हैं, बहुत से मौके ऐसे आए जब बहुत नाजुक मोड़ पे मुल्क था और इन्होंने अच्छे फैसले भी किए। आपको याद होगा एनएफसी का फैसला जब किया तो पंजाब ने अपना शेयर एसेंशियली कंसीड किया, बलूचिस्तान को कहा कि हम अपना देते हैं, उन्होंने पहल ली, उसके बाद केपी को आमादा किया, उसका भी एक फॉर्मूला था, और सिंध भी आमादा हो गया, फिर बलूचिस्तान को अपने शेयर से ज्यादा एनएफसी 7th एनएफसी में दिया गया। ये एक बहुत बड़ा स्टेप था, पैसे देना बहुत बड़ी बात होती है एक रियासत। इसके अलावा भी सारी जमातें जो हैं एक पॉइंट पर मुत्तफिक हो गई थी। बाजवा साहब की जब एक्सटेंशन थी, मैं रजा रूमी साहब के पास जाऊंगा। रजा साहब, वो रेकन्सिलिएशन बिल जबर था। अच्छा साहब, जो जैदी साहब ने बात की इसी को आगे बढ़ाते हैं। वो ये कहते हैं कि पहला स्टेप जो है वो तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने लेना पड़ेगा, और उन्होंने जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की बात की 3-4, उन्होंने ट्वीट भी इस पर की। वो कहते हैं पीटीआई को आप भूल जाएं, उन्होंने तो ना बैठना है, उन्होंने वही जो जिस तरह का उनका एक कंडक्ट है वो वही रहेगा। लेकिन फिर क्यों गवर्नमेंट जो है वो रिकन्सिलिएशन की बात करे जब दूसरी जानिब से उसका जवाब मुस्बत आना ही नहीं है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन जो होती है
वो जमहूरियत में और इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं वो अशद ज़रूरत है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मगर यहाँ पे मसला ये है कि जी। सियासी क़ुव्वतें जो हैं उन इनिशिएटिव उनके पास होता है, लेकिन असल जो फैसले होते हैं यहाँ पे, जिस तरह से हमारी अब सियासत का रुख हो चुका है, वो एस्टेब्लिशमेंट के पास है। इमरान खान साहब तो रिकंसिलिएशन चाहते हैं एस्टेब्लिशमेंट से, उन्होंने कई बार इसका बरमला इजहार किया, उन्होंने कहा मैं बातचीत करने को तैयार हूँ, लेकिन वो मुझसे बात नहीं कर रहे। ये कई बार उन्होंने बात कही है, उनके और लीडर्स हैं उनकी पार्टी के, वो भी कह चुके हैं। तो मामला तो वहाँ पे देखिए, डायरेक्ट बात करनी चाहिए। बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ जो मर्जी बात करें, अल्टीमेटली तो क्या एस्टेब्लिशमेंट जो है वो रिकंसिलिएशन चाहती है या नहीं? मसला ये कि वो वहाँ पे मामला बहुत हद तक पर्सनल भी हो चुका है। जैसे कि हमने देखा है कि ये खान साहब की जो सियासत का रुख रहा है और उनकी जो पूरी पीटीआई की सियासत भी होती है, उसमें वो पर्सनल भी हो जाते हैं, जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ, काजी फायजीसा साहब के साथ, और अब जो आर्मी चीफ हैं उनके साथ भी। तो मामला ये है कि यहाँ पर पीटीआई के अंदर जो सेंसिबल लोग हैं, वो उनको अब एक हिकमत अमली वज़ा करनी होगी। अगरचे कि ये मुस्बत स्टेप्स हैं कि उन्होंने चकज़ई साहब के साथ ताउन का हाथ बढ़ाया है, मौलाना फजलुर रहमान के साथ मामलात को ठंडा किया है, तो लगता है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ भी अपने हालात से और वाक़यात से सीख रही है, और अल्टीमेटली होगा। और बेहतर ये है कि उससे पहले ही सियासी क़ुव्वतें इसका एक हल निकालें, एक नई मिसाक जमहूरियत को की पेशकश करें और उसको आगे लेकर जाएँ, ताकि ये गेम उनके हाथ में रहे और ये गैर मुंतखब इदारों के हाथ में ना आए। जी। अच्छा, ज़ैदी साहब, आज बिलावल साहब ने एक और बात भी की कि आए बैठें और रूल्स ऑफ द गेम जो हैं वो हम खुद आपस में तय करें, और उसके बाद मतलब अगर सियासी जमातें मुत्तफिक हो जाती हैं, चाहे उनको इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आप कह दें, जो भी कह दें, कि ये जो धांधली का शोर है ना, ये बंद हो जाना चाहिए, और ऐसे रूल्स ऑफ द गेम हो कि कोई सियासी जमात उसे पामाल करने का सोचे भी नहीं। उसके बाद वंस दैट इज एग्रीड अपॉन, उसके बाद आप जाएं और बैठें इस्टेब्लिशमेंट के साथ कि जी ये हमने एग्री कर लिया है और ये अब होगा आगे। बहुत सारी फिल्में हॉलीवुड ने भी बनाई हैं इस पे कि वो आप सुबह उठते हैं तो वो दिन होता है, वो चीज़ें 4-5 चीज़ें होती हैं, फिर आप सोते हैं और सुबह जब उठते हैं तो वही दिन फिर से दोहराया जाता है। तो मुझे लगता है इसको ग्राउंड हॉग डे कहते हैं अक्सर, तो ये ग्राउंड हॉग डे भी शायद चल रहा है पाकिस्तान में। रूल्स ऑफ द गेम डिफाइंड है आदिल, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी को अच्छी तरह पता है कि डिफाइंड है। मैं तो उम्मीद कर रहा था आप ये नहीं पूछेंगे कि मुझे वो अच्छे इतने लगते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता मैं उनकी जो है वो कभी भी कोई तनकीद करूं। मैं वो हॉलीवुड का तस्करा सुनना चाह रहा था। हाँ, तो खैर वो देखें, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को अच्छी तरह पता है कि रूल्स ऑफ द गेम एस्टैब्लिश्ड हैं और रिफॉर्म्स भी हो चुके हैं। आपने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात की, इलेक्शन एक्ट 2017 एक बहुत ही उम्दा जो है डॉक्यूमेंट है जिसमें बहुत डिटेल के साथ सब कुछ बताया गया है। उसमें बताया गया है फॉर एग्जांपल कि 2 बजे से पहले आपने रिजल्ट्स पब्लिकली पब्लिश करने हैं। पहले उसको आरटीएस कहते थे, अब ईएमएस कहते हैं। आरटीएस किसने रोका, ईएमएस किसने रोका? क्या किसी सियासी जमात की इंटरवेंशन की वजह से ये रिजल्ट्स रोके गए थे? क्या 4-5 दिन जो लगे 264 जो हल्के थे, 2 में 1 में इलेक्शन हुआ नहीं और 1 में शायद कोई फौतगी हो गई थी या इस तरह से कुछ हुआ, तो ये जो रिजल्ट्स थे ये आखिरकार 8 फरवरी पे इलेक्शन हुआ, दोपहर शाम लेट आफ्टरनून फरवरी 11 को मेरा ख्याल है 264 हमारे पास रिजल्ट आए। अच्छा, फिर जो प्रोसेस था रिकाउंटिंग का, उसमें हमें पता है कि डीआरओज ने और आरओज ने वो नहीं किया जो उनको करना चाहिए था। अब मैं लोगों की नीयत पे जो है वो बुरा लगता है कि आप जो है उंगली उठाएं इंडिविजुअल्स पे, लेकिन एज अ सिस्टम आप नोट कीजिए कि कई लोग जो इलेक्शन में इन्वॉल्व थे उनके अब तबादले हो रहे हैं। अब वो तबादले कहाँ हो रहे हैं और कहाँ वो जा रहे हैं, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि किसको किस चीज़ का इनाम मिल रहा है। कुछ लोगों को जो है अपनी नॉर्मल सर्विस से हटा के ऐसे इदारों में जो है ट्रांसफ़र किया गया है जहाँ पे ज़ाहिर बात है वो ज़्यादा पैसे कमा सकेंगे, एक्सपोजर ज़्यादा होगा। बतौर आउटसाइडर को तो ये लगेगा कि ये बतौर इनाम जो है दिया जा रहा है कि आपने इलेक्शन में जो गड़बड़ हुई उसमें आपने सहूलतकारी की एज अ टैक्स पेयर एम्प्लॉई। आप सिविल सर्वेंट हैं, आप नौकर हैं टैक्स पेयर के, और टैक्स कौन दे रहा है? वो गरीब औरत, वो गरीब मर्द जो अपने घर बच्चों के लिए दूध लेके जा रहा है। हर दूध के डब्बे पे, हर अशिया पे जो सेल्स टैक्स हम जो है निचोड़ रहे हैं लोगों से, वो उस पैसे से ये रियासत चल रही है। तो मैं इसमें क्यों जा रहा हूं? देखें, ये क्लियर करना कि रूल्स ऑफ द गेम एस्टैब्लिश्ड हैं,
इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आइन में वाज़े तौर पे लिखा हुआ था कि जब सूबाई असेंबली तहलील होगी तो इलेक्शन इतने दिन में इलेक्शन होगा। आपने मतलब नहीं आपके लिए रूल्स ऑफ द गेम जो है वो आइन है, वो ऑलरेडी नहीं, आइन और आपके पास लॉज भी हैं, इलेक्शन एक्ट भी है और इलेक्शन एक्ट के रूल्स भी हैं, उसमें आगे तक बताया हुआ है। 2 बजे का जो है एक्ट में है और फिर 10 बजे अगले दिन जो है वो थोड़ी और ढील दी हुई है वो रूल्स में। आप अगर अपने आइन को पामाल करेंगे, अपने लॉज को, अपने कवानीन को पामाल करेंगे और अपने रूल्स को पामाल करेंगे, तो आप जितने भी मुआहदे बना लें, जितने भी मिसाक, किसी चीज का मिसाक बना लें, अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्टी जिससे कोई सवाल कोई नहीं पूछ सकता, वो बार बार आके बीच में ग्रेनेड जो है वो फाड़ देगी, तो फिर हर दफा हम वापस जाके रूल्स ऑफ द गेम नहीं बना सकते। रूल्स ऑफ द गेम बने हुए, बहुत अच्छे बने हुए, रूल्स ऑफ द गेम के तहत आप खेलें और जीतें और आगे हुकूमत करें। ठीक, मैं टाइम थोड़ा रह गया। रजा रूमी साहब, आपका कमेंट चाहूंगा। जो जैदी साहब ने कहा रूल्स ऑफ द गेम की जो बात की, वो आइन की जानिब भी इशारा कर रहे हैं, इलेक्शन एक्ट भी है, आप क्या फरमाएंगे? जी देखिए, आइन बिल्कुल एक वाज़ेह डॉक्यूमेंट है और वो एक फ्रेमवर्क है जो कि बड़ी रियाजत और मेहनत के साथ बनाया गया और प्रोटेक्ट किया गया। उसी की पासदारी कर लें हमारे जो सियासतदान हैं और पॉलिटिकल क्लास, खसूसन जो अभी कोलिशन पावर में आई है, तो ये एक स्टार्टिंग स्टेप होगा। लेकिन ये आइन जो है कोई मुकद्दस सहीफा भी नहीं है, इसमें तब्दीलियां भी लाई जा सकती हैं। बलूचिस्तान का जैसे मसला है और दीगर जो मसाइल हैं, वहाँ पर बिल्कुल इसमें चेंजेस की जा सकती हैं। देखिए, मैंने अर्ज ये किया कि इनिशिएटिव लेने की बात है, बातें तो बहुत हो रही हैं इस वक्त। मियां नवाज शरीफ, जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो और शहबाज साहब को चाहिए कि वो ये इनिशिएटिव अपने हाथ में लें, क्योंकि ये तो भी वक्ती होती हैं हुकूमतें। आगे जो मुस्तकबिल का जो मंजरनामा है, उसके लिए उनको चाहिए कि वो एक नया फ्रेमवर्क वज़ा करें और पीटीआई से डायलॉग की बात करें, वहां से स्टार्ट करें और देखें और ये मामला इसको कहीं आगे पहुंचाएं। रजा रूमी साहब, मुशर्रफ जैदी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, ब्रेक के बाद गुफ्तगू करेंगे साहबजादा हामिद रजा साहब से, जिनकी जमात की नशिस्तें जो हैं वो रिजर्व सीट्स जो हैं वो आगे पीछे हो गई हैं, वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ब्रेक के बाद उनसे गुफ्तगू। वेलकम बैक नाज़रीन। आज इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें ना देने का फैसला सुनाया। पीटीआई ने अपने आज़ाद उम्मीदवारों को कौमी असम्बली की 23 मखसूस नशिस्तों के हुसूल के लिए ही सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल करवाया था। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद अब मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों में तकसीम की जाएंगी। फैसले के मुताबिक मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त इंतखाबात से पहले फराम करना कानूनी ज़रूरत है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इंतखाबात से पहले खवातीन की मखसूस नशिस्तों की तरजीही फहरिस्त नहीं दी जो लाजिम थी। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों की तरजीहाती फहरिस्त जमा कराने में 2 दिन तोसी भी की थी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का बर वक्त मखसूस नशिस्तों की फहरिस्तें मुहैया ना करना कानूनी नुक्स है। अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन ने इंतखाबी निशान के बावजूद आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने उसकी तस्दीक की कि उनके उम्मीदवारों ने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा, लेकिन उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि उन्हें उनका निशान नहीं दिया गया। फैसले के मुताबिक अब आइन में वाज़ेह है कि जो सियासी जमातें नशिस्तें जीत कर आएंगी वो मखसूस नशिस्तों की मुस्तहिक होंगी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें ना देने का फैसला मुतफ़िका तौर पर सुनाया गया, लेकिन एक जो मेंबर हैं बाबर हसन भरवाना, उन्होंने इस फैसले से इख्तिलाफ किया और डिसेंटिंग नोट के मुताबिक चारों अरकान के इस फैसले से उन्होंने कहा कि इत्तेफाक करता हूं कि ये नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं दी जाएंगी, लेकिन ये मखसूस नशिस्तें बाकी जमातों को भी नहीं दी जा सकती। आइन के आर्टिकल 51 और 106 के तहत ये नशिस्तें खाली रखी जाएं और इस हवाले से पार्लियामेंट में आइनी तरमीम का इंतजार किया जाए। बाबर भरवाना के मुताबिक आर्टिकल 106 वाज़ेह है कि सियासी जमातों को जनरल नशिस्तों के तनासब से मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त पर 28 फरवरी को यह फैसला महफूज किया था और इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद पीटीआई के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तमाम मेंबरान से उन्होंने इस्तीफे का मुद्दा। उनके बकौल इलेक्शन कमीशन का ये गैर आइनी और गैर जमहूरी फैसला कबूल नहीं है, इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। हमारा शेयर जो है वो लेके दूसरी पार्टीज को दे दी है, तो ये फिर दूसरी आईनी गलती जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने की है। इस फैसले के बाद जाहिर हो गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस ड्यूटी, इस जिम्मेदारी से बिल्कुल खिलाफ वर्जी कर रहा है। आर्टिकल 6 उनके ऊपर बल्कि लगना चाहिए। रेजिग्नेशन
हम डिमांड करते हैं पूरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। अब सुनिए, इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा ने भी गुज़श्ता हफ्ते लाइव विद आदिल शाहज़ेब में गुफ्तगू करते हुए मखसूस नशिस्तें ना मिलने की सूरत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत तमाम मेंबरान के खिलाफ हत्या के इज्जत का दावे का ऐलान भी किया था। इस खत को बुनियाद बनाकर यह कहा जा रहा है कि चूंकि आपने खुद ये कहा कि इलेक्शन सिंबल पर किसी ने हिस्सा नहीं लिया और वुमेन कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, इसलिए हम जमा नहीं करा सकते। अगर इस खत को ग्राउंड बनाकर इलेक्शन कमीशन ने हमारी दरख्वास्त को रिजेक्ट किया तो मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब और तमाम लोगों के खिलाफ हद के इज्जत का दावा दायर करूंगा। अब इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कौमी और सूबाई असम्बलियों में खवातीन और अक़लियतों की टोटल 77 मखसूस नशिस्तों से महरूम हो जाएगी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कौमी असम्बली में खवातीन की 20 और जिनमें पंजाब से 12 शामिल हैं, केपी से 8 नशिस्तें शामिल हैं, जबकि 8 अक़लियतों की 3 नशिस्तें शामिल हैं। टोटल 23 नशिस्तें सिर्फ कौमी असम्बली में वो महरूम हो जाएगी। इसी तरह पंजाब असम्बली में खवातीन की 24 और अक़लियतों की 3 नशिस्तें, पुख्तूनख्वा असम्बली में खवातीन की 21 मखसूस नशिस्तें, अक़लियतों की 4। इसके अलावा सिंध असम्बली में खवातीन की 2 नशिस्तों से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल यानी तहरीक इंसाफ महरूम हो गई है। फिलहाल आपको बताते चलें कि तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत के बाद साहबजादा हामिद रजा ने मखसूस नशिस्तों के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू किया था, जिसकी इलेक्शन कमीशन ने समाअत की और समाअत के दौरान तमाम पार्टीज को भी पार्लिमानी पार्टीज को नोटिस किया गया। नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM, JUI, उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नशिस्तें ना देने और वो नशिस्तें दीगर पार्टीज में तकसीम करने का वहां पे आर्ग्यूमेंट्स भी हुए। इलेक्शन कमीशन ने तमाम फरीकेन के दलाइल सुनने के बाद 28 फरवरी को फैसला महफूज कर लिया था। अब लाएअमल आगे का क्या होगा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का, हमें ज्वाइन कर रहे हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह जनाब साहबजादा हामिद रजा साहब, जबकि आगे चलकर साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। साहबजादा हामिद रजा साहब, पहले तो इस फैसले पर आपका रद्द-ए-अमल और आइंदा का लाएअमल क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैंने भी फैसले के आने से पहले ये बड़ी मोहतात सी बात की थी। जब मुझसे पूछा गया था कि क्या आपको ये सीटें मिल जाएंगी, तो मैंने कहा था कि इट इज होप अगेंस्ट द होप कि हमें ये फैसला इस किस्म का इलेक्शन कमीशन से मिल सके। मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से आज बहुत बड़ी ज्यादती की गई है और कुछ चीजें ऐसी हैं जो दौरान समाअत वहां पर हुई जिसकी इलेक्शन कमीशन ने आज खुद दोबारा नफी कर दी। मसलन जिस वक्त केस आर्ग्यू हो रहा था तो अली जफर साहब ने जब ये कहा कि ये नशिस्तें किसी को नहीं दी जा सकती और इस हवाले से कोई कानून मौजूद नहीं है, तो इसके साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत तमाम मेंबरान ने इस बात के साथ इत्तेफाक किया कि कानून के अंदर, आइन के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है कि ये सीटें किसी और पार्टी को दी जाएं। लेकिन आज देख लें इन्होंने फैसला क्या दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने इस पूरे इलेक्शन को जिस तरीके से कंडक्ट करवाया, जिस तरीके से जो हमारी पार्टीज थी और स्पेशली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी इत्तेहादी पार्टियां थी, जो रवैया उनके साथ रखा गया, फैसले में ये तो लिख दिया उन्होंने कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन ने आजाद इलेक्शन लड़ा, तो ये भी लिख देते कि उसने 2013 और 18 का इलेक्शन अपनी पार्टी के टिकट से लड़ा था और इस मरतबा उसे लड़ने क्यों नहीं दिया गया। ये भी अगर लिख देते तो मुनासिब होता कि मेरा टिकट ही एक्सेप्ट नहीं किया गया और मेरी हैसियत को इंडिपेंडेंट कर दिया गया। शायद इनके पहले प्लान में था या इनके पहले नॉलेज में था कि ये तमाम चीजें वहां पर होनी है। ये चेयरमैन का टिकट, अपना टिकट इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। साहबजादा साहब, आपने क्या, आपके लॉयर ने ये बात कंटेस्ट नहीं की, आपके नॉमिनेशन पेपर नहीं दिखाए कि जी मैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को उम्मीदवार था लेकिन मुझे तो ना अलॉट किया गया अपना निशान और ना लड़ने दिया गया, ना मुझे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का उम्मीदवार माना गया? भाईजान, हमारे जो इत्तेहाद कौंसिल के एक तो बैरिस्टर अली जफर साहब पेश हो रहे थे, दूसरा हमारे सैयद जवाद हसन साहब थे। जब उन्होंने आर्ग्यू करने की कोशिश की तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने स्ट्रेट अवे ने शट ऑफ कॉल दे दी कि आप हमें असिस्ट नहीं कर सकते इस मामले में। अब आप मुझे ये बताएं कि वो हमारी बात भी नहीं सुनना चाहते, हमें मारना भी चाहते हैं, हमें मुलजिम भी ठहराना चाहते हैं, मुजरम भी ठहराना चाहते हैं, सजा भी हमें देना चाहते हैं और हमारा आर्ग्यू भी वो सुनना चाहते, उसके ऊपर अब हम क्या कह सकते हैं? नहीं, अभी आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अली जफर साहब ने तो ऐलान कर दिया है, अब क्या लाएअमल होगा? जी बिल्कुल, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मैं दरअसल आज चूंकि नेशनल असेंबली का इजलास एडजर्न हो गया था तो वापस चला गया था फैसलाबाद के लिए। अभी रास्ते से जनाब इस अजीम शान होशरुबा फैसले के बाद दोबारा वापस हुआ हूँ, कमिंग बैक टू इस्लामाबाद। लेकिन ये प्रिंसिपली डिसाइडेड है, कुछ चीजें हम डिसाइड कर चुके थे, हमें अंदाजा था इस फैसले के हवाले से।
हम बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जाएंगे और वहां पर अपना तमाम केस जो है वो पेश करेंगे। और ये जो दलाइल माशाल्लाह सुप्रीम इलेक्शन कमीशन ने दिए हैं, अव्वल तो ये इन चीजों का फैसला कर नहीं सकते थे। दो हम जो दलाइल उन्होंने दिए हैं, मुझे ये समझ नहीं आती कि जब हमारी इतनी अहम सीटों के ऊपर इस किस्म के अफराद मौजूद होंगे जो 206 और 104 का फर्क ना अंडरस्टैंड कर सकें और ये ना समझ सकें कि जनरल इलेक्शन में सीटें जो हैं उनकी तफसील मांगी जाती है आर्टिकल 206 के तहत और मखसूस नशिस्तों की मांगी जाती है अंडर 104 के तहत, और वो इन चीजों को बुनियाद बनाएंगे तो फिर मैं तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन नहीं कह सकता हूँ। एक बड़ी सिविलाइज्ड अच्छा साहबजादा साहब, चूंकि आप सफर में थे, आई डोंट नो कि आपके पास वो फैसला आया, आपने पढ़ा या नहीं, लेकिन फैसले का जो पेज 20 है उसमें जो पैरा 29 है उसमें इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि जी आपने जो बलूचिस्तान अवामी बाप की मिसाल दी थी 2019 में कि 3 आजाद उम्मीदवार उसमें शामिल हुए, उसके इलेक्शन के बाद और फिर उसके बाद जो एमपीए शामिल हुए उन्हें एक रिजर्व सीट भी अता की गई 2019 में। लेकिन इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि आपने इस आर्ग्यूमेंट के जवाब में कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया, जो इलेक्शन कमीशन का उस वक्त का ऑर्डर था वो भी पेश नहीं किया। तो जब आप एक आर्ग्यूमेंट कर देते हैं, एक सवाल उठा ले बड़ा वैलिड कि जी अगर बलूचिस्तान अवामी पार्टी को मिल सकती हैं, उन्होंने भी नहीं जमा कराई थी तरजीह फहरिस्त, तो फिर हमें क्यों नहीं मिल सकती? लेकिन आपसे जब मांगा गया कि आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दें, वो आपके वकला ने दिया नहीं। उसमें मैं आपको एक बात वाज़ा कर दूं, सिर्फ बाप पार्टी का नहीं, उसमें 2018 के इलेक्शन में तरजीही लिस्ट अकलियतों की पीटीआई ने भी जमा करवाई थी पंजाब की, वो भी अलाउ किया गया। वहां पर जिस वक्त ये चीज अली जफर साहब ने, बैरिस्टर अली जफर साहब ने बयान की तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने फरमाया कि ये अगर हमारा फैसला है तो हमारे रिकॉर्ड में महफूज है। उन्होंने कहा जी कि आप रिकॉर्डेड कॉपी इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड से निकलवा लें, तो मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, निकलवा लेते हैं। जब वो खुद अदालत में बैठे हुए ये फरमा रहे हैं कि हम रिकॉर्डेड कॉपी इसकी निकलवा लेते हैं, और उसके बाद जब हम उनसे कॉपी मांगते हैं, डिमांड करते हैं, तो वो कहते हैं कि वो आपको मुहैया कर दी जाएगी, आपको मुहैया कर दी जाती है, और उसके बाद फैसला ये आ जाता है। तो फिर मैं बस जो मेरे दिल में है या जो मेरी जुबान में है वो मेरा भाई कहना नहीं चाहता, टीवी के ऊपर हूँ, ऑन एयर हूँ, लेकिन इससे ज्यादा जुल्म अब और क्या बर्दाश्त करे मेरा भाई, जो हमारे साथ अब ये पीछे इतनी सी कसर ही रह गई है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी दिन हमें ये भी बता दे कि आपके पाकिस्तानी नेशनल होने या फॉरेन नेशनल होने का फैसला भी हमने करना है और हमारी पाकिस्तान की नेशनलिटी भी कैंसिल कर दे। अब इससे ज्यादा जुल्म क्या कर सकते हैं। साहबजादा हामिद रजा साहब नाज़रीन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह मौजूद थे। उन्होंने अब आइंदा लाएअमल का ऐलान कर दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस फैसले के खिलाफ। और ये जो आर्टिकल 51(3) की बार बार बात हो रही है, जो कि आगे चलकर कुंवर दिलशाद साहब भी उस पर गुफ्तगू करेंगे, इस पर एक ओपिनियन ये भी है कि इस आर्टिकल के तहत ये मखसूस नशिस्तें जो हैं वो बाकी पार्टीज़ को अलॉट नहीं की जा सकती। लेकिन अब तो बॉल सुप्रीम कोर्ट में है, देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसका क्या फैसला करेगी। ब्रेक के बाद कुंवर दिलशाद साहब से इसी मामले पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद है। कुंवर दिलशाद साहब, अब फैसला तो आ चुका है रिजर्व सीट्स का और उसके खिलाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है वो अपील भी करेगी, बल्कि वो तो साहबजादा साहब तो कह चुके हैं कि हत्या की इज्जत का वो दावा भी करेंगे। आपको ये फैसला कैसे लग रहा है और आप समझते हैं कि अगर ये चैलेंज हो जाता है सुप्रीम कोर्ट में तो अदरवाइज भी डिसीजन आने के इम्कानात मौजूद हैं? अगर आइन का आर्टिकल 51 सब सेक्शन 3 उसको मद्देनजर रखें और फिर इसके बाद इलेक्शन एक्ट 104 दफा 2, 3, 4 उसको सामने रखें तो ये आइन से मुतसादिम है। सबसे पहली अहम बात ये हुई है कि जब इलेक्शन एक्ट में नहीं सर, आप फैसले को कह रहे हैं कि आइन से मुतसादिम है? नहीं, आर्टिकल फैसला नहीं, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कि उन्होंने हवाला दिया है कि आइन का सेक्शन 104, तो जो सेक्शन 104 जिसकी बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने आज फैसला सुन्नी इत्तेहाद को की दरख्वास्त को मुस्तरद किया, वो उन्होंने सेक्शन 104 को मद्देनजर रखा, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने मुस्तरद कर दिया। ठीक है, जो प्रोसीजर है उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन का फैसला सेक्शन 104 के मुताबिक है। लेकिन अगर हम सेक्शन 104 को मिला के पढ़े आर्टिकल 51 सब सेक्शन 3 से, तो ये सेक्शन 104 आर्टिकल 53 सब सेक्शन
आर्टिकल 51 सब सेक्शन 3 से मुतसादम है। उसमें तरीक़ेकार बताया गया है। उसमें कहा जो डिटेल है, उसमें जो आर्टिकल 51 का सब सेक्शन 3 इसमें डिटेल दी गई है। उसमें कहा कि ये प्रोपोर्शनल बजट होता है, ये पार्टी लिस्ट तो प्रोवाइड की जाती है, लेकिन इसकी अगर रूह को देखा जाए तो ये जो सीटें किसी और पार्टी को नहीं मिल सकती। अगर सेक्शन 53 सेक्शन 51 का सब सेक्शन 3 को पढ़ा जाए गौर के साथ, तो ये किसी दूसरी पार्टी को नशिस्तें इसलिए नहीं मिल सकती कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपने पहले फैसले में इन तमाम सियासी जमातों की जिन्होंने प्रायोरिटी लिस्ट इलेक्शन कमीशन को दी हुई थी, उनको सीट की अलोकेशन कर दी थी। तो अब ये फर्दर जो अलोकेशन जो है वो आइन का आर्टिकल 51 का सब सेक्शन 3 उसकी इजाजत नहीं देता। तो सर आप ये कह रहे हैं कि फैसला जो आ गया कि इनको नशिस्तें नहीं मिलनी, वो 61(3) और इलेक्शन एक्ट 104 की जो सब सेक्शन है 2, 3, 4 उसके तहत इनको ये नशिस्तें नहीं मिल सकती, लेकिन 51(3) के तहत ये नशिस्तें किसी और को भी नहीं मिल सकती। और को भी नहीं मिल सकती। यही फैसला अब सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने करना है। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान देते हैं कि जो वकला हैं वो दिन रात सियासत में लगे रहते, वो अंदर कानून की आईनी को रूह को नहीं समझते। ये बेशक बड़े बड़े प्रैक्टिस लाए रहे हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर अगर हम जैसे जो पढ़ते हैं देखते हैं, और तो हमारी कोई मसरूफियत नहीं है, हमने आइन का आर्टिकल देखना पड़ना पड़ा, उस आइन के आर्टिकल 51 का जो सब सेक्शन 3 को पढ़ा जाए, उसमें बकायदा एक प्रोसीजर दिया गया है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान चूंकि पार्टी प्रायोरिटी लिस्ट के मुताबिक सीटें अलॉट कर दी हैं, सबको अलॉट कर दी है जिनकी प्रायोरिटी लिस्ट आई हुई थी। अब ये सीटें वो हैं जिनकी प्रायोरिटी लिस्ट तहरीक इंसाफ नहीं दे सकी थी, चूंकि पार्टी रजिस्टर्ड थी, लेकिन इंटर पार्टी इलेक्शन में फेल हो गई। इस लिहाज ये सीटें तो बरकरार रहेगी जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला नहीं आ जाता, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पर बहुत बड़ा एक आईनी इंटरप्रिटेशन देनी है। एक सर बात यह है आदिल शाह साहब, जो हमारा जो इलेक्शन एक्ट बना है ना, ये उन्होंने गहराई में नहीं गए। इनकी बहुत सी ऐसी शिकें हैं, ऐसा एक्ट दफात हैं जो आइन से मुतसादिम हैं। उन्होंने आर्टिकल ठीक है वो कर दिया खुदरा सीट के बारे में, आर्टिकल 224 में 2 लाइन लिखी हुई है, उन पार्टी को दे दें जिनकी प्रायोरिटी लिस्ट आ चुकी है, आगे जिक्र नहीं है उसका, तो खत्म बात हो गई। असल जो डिटेल है वो हमारा आर्टिकल 51 है। एक और बड़ी बात है, चले किसी वजह से नहीं मिलती, लेकिन अगर सीटें अगर तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता जो पार्टी है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, उसको बहुत नुकसान पहुंचेगा सियासी तौर पर। इस लिहाज से कि ये बहुत सीटें हैं, पंजाब असेंबली में देख लें। ठीक, लेकिन सर इसमें एक सवाल है कुर दिलशाद साहब, वो ये कि 2018 का खैबर पख्तूनख्वा के एक फैसले का हवाला दिया जाता है जहां पर बाप पार्टी नहीं थी, ना उसने कंटेस्ट किया, आज़ाद उम्मीदवार 3 शामिल हो गए रिजल्ट्स के बाद, और उन्हें फिर एक रिजर्व सीट मिली खवातीन की, तो उन्होंने भी लिस्ट तो नहीं दी थी ना। यही तो बात है, हम ये सारे प्रोग्रामों में कहते रहे कि जो इलेक्शन कमीशन इतनी देर से फैसला कर रहा है, ये हमें तो इत्तला मिल चुकी थी कि के अंदर जो है इलेक्शन कमीशन का जो फैसला आने में देर इसलिए हो रही है कि वहाँ डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन पाई जा रही है, मुतफ़िका फैसला नहीं आ रहा। ये तो हम तो तकरीबन 10 दिन से कह रहे थे कि इसके अंदर मुतफ़िका फैसला नहीं आ रहा, इसमें इख्तिलाफात राय है। इसीलिए जो पंजाब के जो इलेक्शन के कमीशन के मेंबर हैं बरवाना साहब, वो वैसे तो उनका तजर्बा तो एक एग्जीक्यूटिव रहे हैं, वो DMG ग्रुप के रहे, ग्रेड 22 के सेक्रेटरी रहे लोकल गवर्नमेंट के, तो वो सारे चूंकि वो लोकल गवर्नमेंट के सेक्रेटरी रहे हैं ना, तो वो सारे इसके समझते थे, तो उन्होंने इख्तिलाफ राय किया, और इख्तिलाफ राय पे ये भी किया कि ये किसी और पार्टी को नहीं आप दे सकते सीटें। उनका जो इख्तिलाफी नोट है वो यही है जो मैं आपसे कह रहा हूँ, आर्टिकल 51 सब सेक्शन 3 के तहत उनका भी यही फैसला है। 3 है। अच्छा सर, इसमें ठीक है, आपका ये इस पर जवाब आ गया है, लेकिन इसमें सवाल यही उभरता है, ये इस फैसले से क्या आपको यही इंप्रेशन मिल रहा है कि ये सीटें जो हैं ये किसी और सियासी जमात को मिल सकती हैं? क्योंकि आप तो जो 51(3) की इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं उसमें नहीं मिल सकती, इख्तिलाफी नोट में भी यही है। फैसला जो है इसका क्रक्स आपके सामने क्या है? इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है कि मिल सकती हैं ये सीटें बाकी जमातों को? अब
इलेक्शन कमीशन ने तो सेक्शन 104 के तहत दूसरी पार्टी को देने का अंदिया दिया है, वो तो ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आर्टिकल 51 सब सेक्शन 3 देखना है। वो तो देख रहे, अब इलेक्शन कमीशन मजबूर है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के सामने एक इलेक्शन एक्ट है 104(3), तो ये सारे मामला को नजर ही आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फैसले पर बड़ी अहम अपना आईनी बाकायदा इंटरप्रिटेशन देगी और ये बड़ा अहम फैसला आएगा। ठीक है, तो सर ये फिर कुंवर दिलशाद साहब, ये कहा जा सकता है कि ठीक है, जो 61(3) की इंटरप्रिटेशन है या 104 का जो सब सेक्शन है 234 उसकी इंटरप्रिटेशन है, उसके मुताबिक चलें, पीटीआई को ये नशिस्तें नहीं मिल रही सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को, लेकिन 51(3) के तहत ये नशिस्तें किसी और जमात को भी नहीं मिल सकती और आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट शायद यही फैसला करे कि ना पीटीआई को मिल सकती हैं लेकिन दूसरी जमातों में भी ये तकसीम नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसके अलावा भी फैसला दे सकती है कि जनाब आप वो दे सकते हैं, वो असली को सेक्शन 104 जो है इलेक्शन एक्ट का, वो आइन से मुतसादिम है, तो उसके बारे में भी तो उसको देना पड़ेगा ना कि वो आइन किससे मुतसादिम है। जब आइन से मुतसादिम करार दे दिया जाए सेक्शन 104 तो ऑटोमेटिक सीटों को मिल सकती है। बड़ा अच्छा, आज हम किसी एक पार्टी की फेवर नहीं कर रहे, हम तो आइंदा भी किसी के साथ भी ये वाकया हो सकता है, किसी के साथ मामला हो सकता है। हम तो अपने एक आईनी और कानूनी महारत के लिहाज से अपना राय दे रहे हैं। हम ना सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हामी हैं तो ना किसी और के हामी हैं, लेकिन अगर असूली तौर पर देखा जाए तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरखास्त 104 के तहत इलेक्शन कमीशन ने अपने मौके पर दुरुस्त फैसला किया। ठीक, चले कुंवर दिलशाद की सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। जिस तरह कुंवर दिलशाद साहब ने कहा कि बड़ा ये अहम फैसला तो आज आ गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर 104 जो इलेक्शन एक्ट है उसको अगर आइन से मुतसादिम करार दे दे तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल यानी तहरीक इंसाफ को ये नशिस्तें मिल भी सकती हैं, लेकिन जो आइन का 51(3) है, सब सेक्शन 3 है 51 का, उसके तहत ये नशिस्तें जो है किसी और जमात को नहीं मिल सकती। ये कुंवर दिलशाद साहब का कहना है। फैसला सुप्रीम कोर्ट में अगर ये मामला चला जाता है तो वहाँ से आएगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।